प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के विद्यालय में अभी वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और आप सभी के वीकली टेस्ट में आप सभी देख रहे हो कि जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। तो मैंने क्लास 8 मैथ के जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आप सभी प्लेलिस्ट से चेक आउट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके वीकली टेस्ट, SA1 एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, SA2 और फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बच्चा आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आपका क्वेश्चंस का लेवल, उसका हल करने का और जो टाइम लगता है सभी कुछ यहाँ पे आप सभी को बताया जाता है। ठीक है बच्चा, हमारा टारगेट रहेगा कि कम समय में 100% एक्यूरेसी, 100% क्वेश्चन को सॉल्व करें और मैथ में एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो हमसे छूट जाए। तो हम चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ आज हम पार्ट 1 परिमेय संख्याएं से संबंधित सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चों को ये क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं। और इसके अलावा आप सभी को एक्सरसाइज वाइज वीडियो चाहिए तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चारों की वीडियो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एकदम विस्तार से, एकदम बेसिक से मैंने बताया है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन परिमेय संख्याएं से। तो पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। इस प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसमें हम सभी विभेद कैसे करें। तो आप इसके बाद से गलत नहीं करोगे। देखिए, पहला होता है प्राकृत संख्या और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। दोनों आपको याद रखनी है बच्चा। प्राकृत पूछे तो सबसे छोटा किसे बताएंगे, पूर्ण पूछे तो सबसे छोटा किसे बताएंगे। प्राकृत संख्या जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको कोई बोलता है कि नंबर सुनाओ तो आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6, यानी आप 1 से प्रारंभ करते हो। तो जिसका प्रारंभ 1 से हो वह होता है प्राकृत। ठीक है, जिसका प्रारंभ 1 से हो वह होता है प्राकृत और जिसका प्रारंभ 0 से हो वह होता है पूर्ण। याद रहेगा, 1 से प्रारंभ प्राकृत, 0 से प्रारंभ पूर्ण। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 होगा, यानी विकल्प 1 सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। पूर्ण संख्या को होल नंबर भी बोलते हैं और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है, इसका प्रारंभ 0 से होता है। इन दोनों से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यह उत्तर बिल्कुल सही होता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। 1 2 3 4 5 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके विपरीत पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो यह गलत होगा, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को समझ लेना है। एकदम बेसिक से करने वाले बच्चा, और बेसिक से हम लोग एडवांस जाएंगे। ऋणात्मक संख्या क्या होगी, जिन संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो उसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ये चिन्ह लगा हुआ हो, तो देखिए 2 के आगे नहीं लगा हुआ है, 1 के आगे नहीं लगा हुआ है और 0 के आगे भी। यहाँ पे सही होगा 9, माइनस का 9 जो है वो ऋणात्मक संख्या है। 0 क्या है, अब बताना है जो 0 है वो क्या है। क्या यह ऋणात्मक है, यानी क्या इसके आगे हम माइनस लगा सकते हैं, धनात्मक है प्लस लगा सकते हैं, विशेष संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो 0 जो है ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, यह एक विशेष संख्या हो। आप सभी बनाते हो यहाँ पे संख्या रेखा, तो बीच में बनाते हो 0। ना तो आप 0 को माइनस की तरफ लिखते हो, ना तो प्लस की तरफ लिखते हो, इसे आप बीच में लिखते हो। यह एक विशेष संख्या है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 0 से छोटी है। 0 से छोटी कौन सी संख्या है।
तो जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, याद रखना है, जितने भी ऋणात्मक की संख्याएं हैं जिसके आगे माइनस लगा हुआ हो, वे सभी संख्याएं शून्य से छोटी होती है। तो देखिए 2 के आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, यह शून्य से छोटा नहीं है, बड़ा है। यह भी बड़ा है, यह भी बड़ा है। जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो वही छोटा होगा। तो D -6 शून्य से छोटा है। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या शून्य से बड़ी है? देखिए शून्य से बड़ा होगा तो प्लस में होगा, उसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा होगा। -2 या तो छोटा है, -5/3 छोटा है, -2/5 ये भी छोटा है। 9 यह जो दिख रखा है डी विकल्प में 9, यह शून्य से बड़ी संख्या है। 7वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? 1, 2, 3 या अनेक? सही विकल्प डी होगा अनेक। जैसे मैं आप सभी को एग्जांपल दूं, 1 और 2 के बीच क्या कोई नंबर होता है? बिल्कुल होता है सर। कैसे होता है? देखिए 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 ये सभी होते हैं, तो ये सभी इसके बीच तो ही है। यानी किसी 2 परिमेय संख्या के बीच भी अनेक परिमेय संख्याएं स्थित होती है। 8वां प्रश्न, 9/18 का मानक रूप क्या है? जब भी मानक रूप बचे बच्चा तो समझ लीजिएगा कि इसे काट कर छोटा कर देना है, काट कर एकदम छोटा कर देना है बस। 9/18 किसका पहाड़ा से कट जाएगा? 9 का पहाड़ा से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। क्या और भी छोटा होगा? नहीं होगा, तो 1/2। जब भी मानक रूप पूछे तो समझ लेना है कि इसे हम लोग को काट पीट कर छोटा कर देना है। 24/48 का मानक रूप क्या है? जल्दी से आप सभी बताएंगे 24/48 का मानक रूप क्या है? किसका पहाड़ा से कटेगा? देखिए काटते हैं 8 का पहाड़ा से, 8 दिया 24 है ना, 8 छक 48, 3 और 6 आया, ये फिर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया कट पीट के, 1/2 इसका मानक रूप होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है? प्लीज़ बच्चा समझ आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिएगा। -1 और 0 के बीच कौन सी परिमेय संख्या स्थित है? -1 और 0 इसके बीच, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ऊपर की संख्या को हम लोग बोलते हैं अंश, नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 0 लगा दिए, यहाँ भी हम 0 लगा दिए, दोनों के हर में हो गया है 10 और यहाँ भी हो गया है 10, यानी -1/10, 0/10। क्लियर है? अब देखिए -1 और 0 इसके बीच में आपको लिखना है, तो हो जाएगा -9/10 है ना, -8/10, -7/10, ये सभी होंगे। तो -9/10 इसके बीच में स्थित है। उसके बाद दे रखा है 11वां प्रश्न। इस प्रश्न को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे लिख रखा है, 5/9 जोड़ -8/9 इसका मान क्या होगा? तो देखिए हमें इसे क्या करना है, हल करके बताना है। क्या आप इसे हल कर पाओगे? 5/9 प्लस -8/9 हल कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। देखेंगे कि दोनों का हर बराबर है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो एक बार 9 हम लिख देंगे नीचे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब चिन्ह देखिए, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 8 है तो 8 लगा देंगे। अब नीचे में 9 का 9 लिखेंगे, ऊपर 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -3, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह है। -3/9 आंसर चेक करते हैं, -3/9 यहाँ विकल्प में नहीं दे रखा है। अब कैसे करेंगे? अब इसे मानक रूप बदलते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी -1/3, -1/3 होगा। बी विकल्प सही है। समझ में आया बच्चा? चलिए अगले प्रश्न में और अच्छे से समझते हैं। 11वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, 7/12 -17/24
बिल्कुल पिछली प्रश्न की तरह है, यहाँ पे हमें घटा देना है। 7/12 माइनस 17/24 दे रखा है। नीचे में देखेंगे तो यहाँ 12 है और यहाँ 24 है, इनका एलसीएम लेंगे। आप इसके विस्तार रूप जानना चाहते हो बच्चा तो आप हमारे एक्सरसाइज वाले चैप्टर को जरूर देखिए, जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 को करवाया है। उसमें मैंने विस्तार से बताया कि कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, सभी कुछ मैंने बताया है। यहाँ पे 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो सीधा होगा 24। ठीक है, 12 का पाढ़ हम 24 दो बार में, 2 की गुना करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 24 का पाढ़ में 24 एक बार में, 1 को 17 से गुना करेंगे 17। फिर से 17 बड़ा है, 17 का आगे माइनस का चिन्ह तो पहले माइनस लगा लीजिए। 17 में से 14 घटाएंगे, 14 15 16 17 3 और नीचे में 24 है तो 24 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 अठे 24 माइनस 1/8, माइनस 1/8 बी विकल्प सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। इनमें से यदि एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कहता है कि हमें यहाँ दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। एक परिमेय संख्या इसमें से -11/6 है, तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो -11/6, दूसरी परिमेय संख्या को हम x मान लेते हैं और इसका योगफल दे रखा है -3। हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे। हमें दे रखा है कि एक परिमेय संख्या -11/6 है और दूसरी परिमेय संख्या निकालना हम उसको x माने हैं और इसका योगफल यानी जोड़ इसका दे रखा है कि -3 के बराबर है, तो हम बीच में जोड़ लगाएंगे और बराबर कर देंगे -3 का। क्या हम इसे हल कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इस -11/6 को उठा के हम इधर लेके आएंगे तब यह हल हो जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि जब भी हम इसे उठा कर के इधर लेकर आते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x का x लिखेंगे, -3 का -3, माइनस का 11/6 इधर गया तो प्लस का 11/6 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 के आगे 1 लगा दीजिए। यहाँ पे हमें हल करना है -3/1 जोड़ 11/6 को। -3/1 x बराबर -3/1 जोड़ 11/6 को हल करना है। 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 1 का पहाड़ा में 6 बार में, 6 को -3 से गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। प्लस का प्लस, 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11। अब यहाँ पे नीचे में 6 का 6 लिखिए और ऊपर में माइनस प्लस माइनस होगा। दोनों में से 18 बड़ा है, 18 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दीजिए। अब 18 में से 11 घटाइए, 12 13 14 15 16 17 18, माइनस का 7 आ जाएगा। तो माइनस का 7/6 यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है -5/7 का योज प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको सबसे पहले जानना है बच्चा कि योज प्रतिलोम होता क्या है। योज प्रतिलोम अर्थ होता है कि इन दोनों को हल करने पर इसका जो मान है हमेशा शून्य आएगा। सीधा आप समझिए कि जब भी योज प्रतिलोम पूछे तो संख्याएं माइनस में दे रखी हो तो इसे प्लस में बदल दीजिए और प्लस में दे रखा है तो माइनस में बदल दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे? मान लीजिए दे रखा है -1, -1 का योज प्रतिलोम क्या है? 1, क्योंकि यह माइनस में है या प्लस में, माइनस प्लस कट गया 0 आ गया। हमें 0 लाना है तो देखिए -5/7 है, इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए, तो इसके आगे हम कर देते हैं प्लस का 5/7। ठीक है, ये कट जाएगा, प्लस का 5/7 यानी 5/7 हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है बच्चा, वह कौन सी संख्या है जिसका योज प्रतिलोम स्वयं है? ठीक है, योज प्रतिलोम स्वयं है यानी किस संख्या को हम गुना करेंगे, एक का योज प्रतिलोम तो -1 होता है, एक का योज प्रतिलोम -1 होता है, लेकिन शून्य के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगता है यानी इसका योज प्रतिलोम या स्वयं होता है। शून्य के आगे ना तो हम माइनस लगा सकते हैं ना ही प्लस, तो सी होगा। दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है?
धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो परिमेय संख्या होता है, सी विकल्प होगा। 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल अलग है। योज प्रतिलोम में माइनस को प्लस बना देना है, प्लस को माइनस, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है? अंश की संख्या को हर में लिखिए, हर की संख्या को हर अंश में, यानी 2/-5 है तो इसमें उल्टा कर दीजिए, -5/2 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा करना है, -5/2 बी विकल्प। 18वां प्रश्न दे रखा है, कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? व्युत्क्रम यानी कोई भी यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो 0, 1 और 2 या 5, तो 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। 0/1 होता है, क्या हम लोग इसका लिख सकते हैं? 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम लोग एक कभी भी हर में नहीं लिखते हैं। 0 कभी भी हर में नहीं लिखाता है, ये गलत होता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक संख्या होती है। 2/0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/0 या परिभाषित, मैंने अभी बताया व्युत्क्रम मतलब होता है नीचे से का ऊपर लिखिए, ऊपर का नीचे। तो क्या हम लोग 2/0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होगा अपरिभाषित। अब यहाँ पे आप लोग विस्तार से समझिए कि हम लोग नीचे में क्यों नहीं लिख सकते हैं। नीचे में 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि नीचे में हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 1 और 1 के नीचे में लिखा 1, इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 को हम लोग 1 का पहाड़ा में 1 आ सकता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि 1 का पहाड़ा में 2 भी आ सकता है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, 2 का पहाड़ा में 1 आ सकता है, क्योंकि 2 को हम लोग यहाँ से गुना करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग 0/2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 2/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का पहाड़ा में कभी भी ऊपर की संख्या नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी। 0 को आप लोग किसी से भी गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, इसीलिए हम लोग नीचे में नहीं लिखते। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों का होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बताना है -5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। याद रखना है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चा, -5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू बच्चा।